दोस्तों, बाहरी देशों के लोग जब भी भारत का नाम लेते हैं तब उसमें एक लाइन जरूर ऐड करते हैं, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा देश का शासन चलाना। इस प्रक्रिया को इलेक्शन यानी चुनाव कहा जाता है। वर्तमान समय में देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की हवा है। ऐसे में इस चुनाव प्रक्रिया के इतिहास के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी मालूम पड़ता है। लिहाजा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में हुए पहले आम चुनाव के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया था, मगर भारत में पहले चुनाव 1951 में हो पाए। अब सवाल ये उठता है कि जब देश 1947 को ही आज़ाद हो गया था तो भारत में आम चुनाव 3 साल बाद यानी 1951 में क्यों कराया गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद चुनाव कराने के लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं थे। इन 3 सालों तक केयर टेकिंग गवर्नमेंट के रूप में ब्रिटिशर्स ही भारत पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। इसी बीच डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कड़ी मेहनत करते हुए संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। इसी दिन से भारत को चुनाव कराने के लिए नियम मिले और भारत बना डेमोक्रेटिक इंडिया यानी भारत गणराज्य। दोस्तों, भारत में पहले लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए थे। उस समय लोकसभा में कुल 489 सीटें थी, जिनमें से 314 सीट्स ऐसी थी जहां से सिर्फ एक प्रतिनिधि चुने जाने थे। वही 86 संसदीय सीट्स ऐसी थी जिनमें दो लोगों को सांसद चुना जाना था। उस समय भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोग मानते थे कि इसी पार्टी के बदौलत भारत को आज़ादी मिली थी। लिहाजा लोगों द्वारा इसी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ हुए कुछ मतभेदों की वजह से कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेतागणों ने कांग्रेस की विचारधाराओं से हटकर अपनी अलग अलग पार्टियां बनाई थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ की स्थापना की और कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर नेहरू से मुंह मोड़ लिया था। साथ ही साथ आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर पार्टी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी इस चुनाव में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी थे। मार्च 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना की गई, जहां सुकुमार सेन को भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया। सुकुमार सेन 1921 में नेशनल सिविल सर्विस में अधिकारी बने थे। बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट में काम करने के बाद वे वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव बने, जहां से उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर दिल्ली बुलाया गया। खैर, अब शुरू होता है चुनाव का दौर। कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव प्रचार के लिए सड़कों और रेलों का इस्तेमाल किया। 1 अक्टूबर 1952 को उनका चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ। नेहरू ने अपना पहला चुनाव भाषण पंजाब के लुधियाना शहर में दिया, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक दलों पर हमला करते हुए कहा कि वो लोग हिंदू और सिख संस्कृति के नाम पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा एक जमाने में मुस्लिम लीग ने किया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। अपने भाषणों में उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए यह कहा था कि कांग्रेस का पिछड़ी जातियों के उत्थान में कोई योगदान नहीं है। यूं तो सभी पार्टियां जनसभाएं करके अपना प्रचार कर रही थी, मगर भारत में इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी थी जो अपना प्रचार रेडियो द्वारा कर रही थी। आकाशवाणी पर नहीं, बल्कि रेडियो मॉस्को पर। ये रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव कर रहा था। अपने चुनावी भाषणों में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक जमाने में पार्टी और सरकार में उनके साथ रह चुके हैं। उन्हें इस बात का
बेहद खेद था कि आज ये लोग उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है। नेहरू ने अपने भाषणों में इन सभी को वापस पार्टी में आने का न्योता भी दिया, मगर किसी ने घर वापसी नहीं की। भारत में 1952 के चुनाव का पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में डाला गया। सबसे ज्यादा 80% मतदान केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र से हुआ, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल चुनाव क्षेत्र में सबसे कम 20% वोट डाले गए। पूरे देश में फैली व्यापक इलिटरेसी यानी अशिक्षा के बावजूद भी 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इंडियन डेमोक्रेसी में लोगों के विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने रखी। आजादी के बाद भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालने वाले निजाम ने इस चुनाव में हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से सबसे पहले आकर अपना वोट डाला। खैर, फरवरी के आखिरी सप्ताह में ये चुनाव खत्म हो गए और अब समय आया नतीजे का। इस पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली थी। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 499 में से 364 सीटें मिली, जबकि राज्य विधानसभा में कुल 3280 सीटों में से 2247 सीटें भी उन्हीं की थी। नेहरू ने इलाहाबाद ईस्ट और जौनपुर वेस्ट की संयुक्त सीट से चुनाव जीता। नेहरू मंत्रिमंडल के प्रमुख सैयद मौलाना आजाद ने उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट से जीत दर्ज की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कुल मिलाकर 16 सीटें मिली, जिसमें से 8 उसने मद्रास से जीते। जीतने वाली पार्टी में एक नाम किसान मजदूर पार्टी का भी था। इस पार्टी ने कुल मिलाकर 144 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की, मगर उन्हें सिर्फ 9 सीटें ही मिली। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से महज 12 सीटों पर ही उन्हें जीत मिली। इस चुनाव में हारने वाले नेताओं में सबसे अहम थे राजस्थान से नारायण व्यास, मुंबई से मोरारजी देसाई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये थी कहानी भारत में हुए पहले आम चुनाव की। इस चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा था कि ये चुनाव मानव इतिहास में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है, क्योंकि ये चुनाव भारत में पहली बार होने वाले थे। अधिकतर मतदार पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले थे। उनमें से बहुत को तो ये पता ही नहीं था कि ये वोट आखिर है क्या और इसे क्यों और किन्हें देना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, भारतीय इतिहास में इकलौते ऐसे पंतप्रधान हुए जो आजादी के बाद हर टर्म में प्रधानमंत्री ही रहे, उनके आखिरी समय तक। मैं बात कर रहा हूं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से कितनी बार चुनाव लड़ा? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।